नमस्कार, मैं अमित कुमार, गेस्ट फैकल्टी इतिहास विभाग, गंगा सिंह महाविद्यालय। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के समक्ष ये पार्ट 1 के प्राचीन भारत के इतिहास के तहत मौर्य कला पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। मौर्य कला के तहत भी हम लोग अशोक के स्तंभों के बारे में, विशेषकर उसके स्तंभों की क्या विशेषताएं थी और उन स्तंभों के संदर्भ में, जैसा कि पर्सी ब्राउन नामक इतिहासकार के द्वारा कहा गया है कि अशोक के जो स्तंभ थे वो ईरानी नकल थे। तो ये अपने आप में एक इशू हो जाता है कि वो, जैसा कि आरोपित किया गया भारत के महानतम सम्राट अशोक के ऊपर कि उसकी जो स्तंभ थे वो ईरानी नकल थे। तो हम लोग दो चीज़, सबसे पहले तो अशोक के स्तंभों की कुछ विशेषताओं के बारे में डिस्कशन करेंगे और दूसरा ईरानी स्तंभों से कैसे अशोक के स्तंभ अलग थे, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। दोनों की विशेषताओं को देखेंगे जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि अशोक का जो स्तंभ था वो ईरानी नकल नहीं था। ठीक है, यदि हम लोग इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं तो देखते हैं, देखिए अशोक का जो स्तंभ था वो प्रस्तर उद्योग से निर्मित था। उस समय में प्रस्तर उद्योग काफ़ी विकसित अवस्था में थे। अशोक के स्तंभ इन चीज़ों की तरफ संकेत करते हैं। प्रस्तर उद्योग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि पत्थरों को तीक्ष्ण करके, उनको काट के, छांट के एक निश्चित, एक निर्धारित शेप देना। इसके तहत आज हम लोग देखते हैं, देखिए प्रस्तर उद्योग का विकास। तो अशोक के स्तंभ आज तक जो अवस्थित हैं सही अवस्था में मिलते हैं हम लोग के। तो इससे अगर हम लोग उसके विकास की बात करें तो मौर्य काल तक वो अपने आप में एक विकसित अवस्था में थे। अशोक का जो स्तंभ था वो मूलतः लाल बलुआ पत्थर से बने हुए होते थे और लाल बलुआ पत्थर जो थे वो मिर्जापुर से उस समय प्राप्त किए जाते थे। ये ध्यान रखने की बात है कि लाल बलुआ पत्थर से अशोक के जो स्तंभ थे वो लाल बलुआ पत्थर से बने होते थे और लाल बलुआ पत्थर जो था वो उस समय मिर्जापुर से प्राप्त किया जाता था। इसके अलावे अशोक के जो स्तंभ थे वो अपनी विशालता के कारण भी प्रसिद्ध थे। विशालता का मतलब हुआ उनके साइज से, उनके आकार से। देखिए यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया है फ्रेंड्स कि अशोक के जो स्तंभ थे वो 35 से 55 फुट लंबे होते थे। 35 से लेके 55 फुट तक लंबे होते हैं। यदि हम लोग कुल संख्या की बात करें तो अशोक के शासनकाल में कुल 40 के आसपास स्तंभ मिलते हैं, जिनका जो एक एवरेज हम लोग लंबाई प्राप्त करते हैं तो वो 35 से 55 फुट मिलता है। और जब वजन की बात करें तो 50 से 55 टन, अपने आप में समझने वाली चीज़ है कि 50 से 55 टन वजन के उसके होते थे अशोक की। देखिए फ्रेंड्स, विशालता की बात हम बात करें तो उस पत्थर को जिस तरीके से चिकनाहट दी गई थी, जिस तरीके से उसमें तीक्ष्णता थी, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ संकेत देते हैं कि उस समय प्रस्तर उद्योग काफ़ी विकसित हुआ। वो इतना उस पर चिकनाहट दे दिया गया है कि वो एक विशिष्ट कलाकृति के रूप में, वैसे भी हम लोग मौर्य कलाकृति। आगे हम देखते हैं कि देखिए वो जो निर्माण था अशोक के स्तंभ, वो प्रशिक्षित शिल्पकारों के द्वारा किया गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अशोक के जो स्तंभ थे वो, उनका जो निर्माण किया गया होगा, जो शिल्पकार होंगे वो निश्चित रूप से प्रशिक्षित होंगे और दूसरा वो राजकीय नियंत्रण में रह रहे होंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अशोक का जो स्तंभ था वो कहीं ना कहीं मैसेज देने के लिए, जनता के बीच में चीज़ों को बताने के लिए, अशोक के धम्म नीति को का संदेश लोगों में फैलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो स्वाभाविक है कि राजकीय नियंत्रण में ही इस तरह के स्तंभों को बनवाया जाता है। ये उसके कुछ विशिष्ट उसके निर्माण से संबंधित थे। इसके बाद यदि हम लोग फिर अपने उस स्टेटमेंट पे आते हैं
जहाँ पर्सी ब्राउन महोदय, पर्सी ब्राउन के द्वारा कहा जाता है कि ये ईरानी नकल था, कि ये जो अशोक स्तंभ थे ईरानी नकल थे। तो इस बारे में फ्रेंड्स, अशोक के जो स्तंभ होते थे वो ईरानी नकल नहीं थे, इसके अनेक जो साक्ष्य होते हैं वो हम लोगों के पास उपस्थित है। जैसे कि अशोक का जो स्तंभ होते थे वो सब खुले स्थान पर पाए गए। लगभग सभी 40 के 40 जो स्तंभ हैं अशोक के वो खुले स्थानों पर बने हुए हैं, जबकि जो ईरानी स्तंभ थे वो प्रशासनिक कक्षों में बनाए जाते थे, प्रशासनिक कक्षों में बनाए जाते थे। अतः जैसा कि मैंने राजकीय नियंत्रण को समझते हुए कहा कि अशोक का जो स्तंभ होता था वो उसका उद्देश्य था जनता के बीच में सूचनाओं को देना, आदेश को देना। एक तरीके से हम लोग उसको मॉडर्न युग में हम लोग कहते हैं एडवर्टीजमेंट करना। लोगों में अगर सूचना को प्रसारित करना है तो आखिर हम लोग प्रसारित, उस समय हम लोग 3rd-4th सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं, उस समय ये एक माध्यम था अशोक का। तो अशोक के जो स्तंभ थे वो खुले स्थानों पर होते थे ताकि पब्लिक उनको आसानी से देख सके, उनको पढ़ सके, उनको समझ सके, जबकि ईरानी स्तंभ प्रशासनिक कक्षों में होते। दूसरा, अशोक के स्तंभ बिना आधार के बने हुए, बिना बेस के अशोक के स्तंभ बने होते थे, जबकि ईरानी स्तंभ जो थे वो चबूतरों पर उनका निर्माण किया गया होता था। वो चबूतरों पे बनाए गए होते थे, अर्थात उनको नीचे से एक स्टैंड मिला होता था, ईरानी स्तंभ होता, जबकि अशोक के जो स्तंभ थे वो बिना आधार के बनाए गए होते थे। तीसरा, हम लोग देखते हैं कि नीचे से ऊपर तक जो अशोक के स्तंभ थे वो नीचे से ज़्यादा मोटे होते थे और धीरे धीरे पतले होते हुए ऊपर चले जाते थे, जबकि जो ईरानी स्तंभ थे वो कंटिन्यू एक ही शेप में होता था, वो नीचे से लेकर के ऊपर तक समान साइज में होता था, जबकि जो अशोक के स्तंभ थे वो नीचे ज़्यादा मोटे होते थे और ऊपर धीरे धीरे पतले होते चले जाते थे। अब आगे हम लोग देखते हैं उल्टे कमल की आकृति। अशोक के स्तंभों के जो हम ऊपर देखते थे उसमें उल्टा कमल को एक ऐसे यू शेप में डाल के बनाया गया होता था, जबकि ईरान में घंटा का चित्र होता था। कहीं ना कहीं इसी विशेष संदर्भ में पर्सी ब्राउन के द्वारा ये बात कहा गया था कि वो ईरानी नकल थे, लेकिन वो घंटा थे, जबकि यहाँ पे कमल का चित्रांकन किया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं स्तंभों के शीर्ष पर जानवर। अशोक के स्तंभ में प्रत्येक स्तंभों पे कहीं ना कहीं जानवरों का चित्रण शीर्ष पे किया जाता था, जबकि ईरान में स्तंभों के शीर्ष पे मानव आकृति बनाई गई थी। ईरान में स्तंभों के शीर्ष पर मानव आकृति होती थी, जबकि भारत में जो अशोक के स्तंभ थे उसके शीर्ष पे जानवरों का चित्रण किया गया था, जैसा कि हम लोग सारनाथ वगैरह में इस चीज़ को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस बारे में चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद पटना के कुम्हरार में प्राप्त होता था, पाटलिपुत्रा जो उन लोगों की राजधानी थी, हम लोगों को इसका कोई विशिष्ट ठोस जो अवशेष होता है वो आज तक नहीं प्राप्त हो पाया। इसके पीछे कारण था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था वो लकड़ी का बना हुआ था, वो लकड़ी का बना हुआ था, तो लकड़ी की चीज़ें बहुत अधिक समय तक रख पाना वो नहीं रह पाई। तो जो कहने का अर्थ ये है कि राजप्रसाद जो था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसके जो स्तंभ थे उसमें लकड़ी के 19 फीट चौड़े लकड़ी के स्तंभ बनाए गए होते थे, जो कि बाद में उनका ये हो गया, बाद में वो समाप्त हो गए, अपने आप ये हो गए। अशोक के बारे में कहा जाता था कि वो अपने ही वंश के, मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था उसी के का नकल करते हैं। परिवर्तन ये था कि पहले जो स्तंभ उसमें राजप्रसाद पर जो पिलर लगे होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, जबकि अशोक उनको क्या कराया, पत्थर का प्रस्तर के रूप में उनको बनवाया। ठीक है फ्रेंड्स, ये अंतर था। और इसके तहत